नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो इसलिए सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखना ना भूलें। आइए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो स्टूडेंट, आपको बताना है कि जीवन का जो अधिकार है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 15, ए ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है, इसमें अन्य जो चीज़ें का उल्लेख किया गया है, जैसे हमारा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भी हमारा क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ये भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। और इसको कब जोड़ा गया था इस आर्टिकल 21 में? तो ये जोड़ा गया था आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा को। साथ ही इसमें निजता से संबंधित, निजता का अधिकार भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। ये भी किस में जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 में। साथ ही हमारा विदेश में घूमने का अधिकार, यानी अगर हम विदेश में घूमने जाते हैं तो ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो ये भी किस में, अनुच्छेद 21 में। साथ ही आपको किसी व्यवसाय करने का अधिकार, यानी आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आपका ये भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है। तो इसका उल्लेख भी किस में किया गया है, ये भी 21 में किया गया है। तो ये संबंधित जानकारी थी आर्टिकल 21 से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्यपाल जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाता है। साथ ही इसके बारे में देख लेते हैं, शपथ के बारे में। तो जो मुख्य न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख है वो किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 219 में। किसमें, 219 में। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 46। तो जो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महालेखा एवं नियंत्रक परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 143, बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 152, ऑप्शन डी अनुच्छेद 155। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। तो महालेखा नियंत्रक परिषद को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैग। क्या बोलते हैं, कैग। तो जो कैग होता है इसका कार्य क्या होता है? दरअसल दोस्तों, इसका कार्य होता है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है तो उनकी कार्यों का परीक्षण करता है। क्या करता है, केंद्र और राज्यों के कार्यों का परीक्षण करता है। परीक्षण का मतलब यहाँ से क्या है कि जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं तो वह मतलब उनमें कितना पैसा खर्च हुआ है, उनका कार्य किस सीमा तक पूरा हुआ है, तो इन सब का कार्य करता है ये महालेखा नियंत्रक परिषद। ओके दोस्तों,
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आपको बताना है जो मूल कर्तव्य है लिए हमारे संविधान में है वो किस देश से लिए गए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस या डी आयरलैंड। तो जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो लिए गए हैं आपके रूस से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356 या सी अनुच्छेद 358 या डी अनुच्छेद 360। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो जो ये राष्ट्रपति शासन होता है ये लगता किस आधार पे है? तो इसका जो लगने का आधार है, मतलब किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, इसका कारण है कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। संवैधानिक तंत्र का मतलब यहाँ से है कि जब राज्य सरकार अपने कार्य करने में अक्षम हो जाए, मतलब वो अपने कार्य न कर पाए। साथ ही अगर अनुच्छेद 365 के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार कोई निर्देश देती है, अगर वह उसका पालन न करे तो फिर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। तो ये दो आधार है, कौन से? एक तो संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, ये फिर आर्टिकल 365 के तहत केंद्र सरकार कोई कार्य करने के लिए जो निर्देश दे उसका पालन न करे। तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पहला राज्य था आपका पंजाब। ये था आपका पंजाब, फर्स्ट राज्य जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये थी जानकारी राष्ट्रपति शासन के बारे में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न है, पंचायती राज का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, तो बताना है आपको पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची या डी 12वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। तो पंचायती राज का उल्लेख आपके 11वीं अनुसूची में। तो थोड़ा पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक मान्यता दी गई, यानी पंचायतों को जो संवैधानिक मान्यता दी गई थी वह दी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसके तहत इसको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। किस संविधान संशोधन के? 73वें संविधान संशोधन 1992। और ये प्रभाव में कब आया, यानी इसने जो लागू हुआ ये हुआ था पे 24 अप्रैल 1993 में। 1993 में। कभी कभी कुछ समितियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। एक है अशोक समिति। फिर है आपकी GV के राव समिति, ये आपकी तीसरी समिति है। फिर है आपकी एक थुंगन समिति, थुंगन समिति। तो ये कुछ समिति है जिनके बारे में कभी पूछ लिया जाता है कि इन समिति का संबंध किससे है। तो ये थी जानकारी पंचायती राज के बारे में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने, ए
BN राव, B राजेंद्र प्रसाद, C भीमराव अम्बेडकर या D सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर। जो भीमराव अम्बेडकर थे वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो बताना है आपको कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है ए भीमराव अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। और ये कब चुना गया था? तो ये चुना गया था आपको 11 दिसंबर 1940 को। जबकि पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। जो कब बने थे? तो ये बने थे 9 दिसंबर को। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो आपको बताना है कि जो मूल अधिकार है उसको किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है। तो मूल अधिकार का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख है संविधान के भाग 3 में। भाग 3 में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का या मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो आपको बताना है जो अविश्वास प्रस्ताव है वह सरकार के विरुद्ध किस सदन में लाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी दोनों सदनों में या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोकसभा। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जाता है लोकसभा में। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब होता है? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है अगर ये पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, पारित का मतलब पास हो जाता है, तो इसके बाद सरकार गिर जाती है, यानी सरकार हट जाती है। और इसको लाता कौन है? तो इसको लाया जाता है विपक्षी दल के द्वारा। जो विपक्षी दल होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको बताना है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति या डी लोकसभा स्पीकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लोकसभा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो कुछ और देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो दोस्तों, जबकि जो मंत्री होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से कैसे, ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति के। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके? लोकसभा के। और जो मंत्री होते हैं उनको जो शपथ दिलाता है या उनकी नियुक्ति करता है वो भी कौन करता है? वह भी राष्ट्रपति करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उन्हें कभी भी हटा सकता है। ठीक है, तो ये थे इसके बारे में जानकारी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 13वां, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको बताना है
कि वित्त आयोग है उसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 275, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 281, डी अनुच्छेद 282। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 280। 280 में क्या बताया गया है, तो वित्त आयोग की संरचना या वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और हर पाँचवें साल राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हर पाँचवें साल, यानी हर 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति इसका गठन करता है। तो वित्त आयोग करता क्या है? दरअसल वित्त आयोग केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच क्या करता है? वित्त का वितरण करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्त का वितरण करने का मतलब है यहाँ पर जो पैसा होता है उसका बंटवारा करता है। कौन? वित्त आयोग। और ये किस वित्त का? जैसे जो सरकार के पास टैक्स इकट्ठा होता है या फिर अन्य संसाधनों से जो सरकार के पास पैसा आता है तो उसका वितरण कराया जाता है। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा, केंद्र और राज्य के मध्य। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसके बारे में पढ़ा है, तो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग पहली बार किसके विरुद्ध किया गया था। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं कुछ। मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पंजाब। तो पंजाब में पहली बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। और कब लगा था ये लगा था आपके 1951 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका बताना है कि जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री या डी आरबीआई गवर्नर। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी, यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये थे आज की हमारे इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।